At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बधाई। लेकिन ये बधाई सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होने की नहीं है, बल्कि उससे कई बड़ी है। ये बधाई है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिपेंडेंस पाने की। इतने भरोसे से मैं कैसे कह सकती हूँ, ये सुनिए। एक वक्त था जब इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। मतलब इतनी जरूरी चीज और फिर भी हम दूसरे देशों के मोहताज थे। आज इंडिया के लगभग 65% डिफेंस इक्विपमेंट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, हमारे देश में ही बन रहे हैं। और सिर्फ हम बना नहीं रहे, अब दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर याद है? उस समय हमारे सेना ने इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसकी परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया का ध्यान हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की तरफ खींचा। नतीजा, सिर्फ 12 सालों में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 10-20 नहीं 56 गुना बढ़े। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, आज दुनिया में बिकने वाले 4 आईफोन्स में से एक इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। नतीजा, FY26 में इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स पहुंच गए 2.46 लाख करोड़। चलिए, डिफेंस इक्विपमेंट, आईफोन तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपको पता है, हमारी निर्भरता दूसरे देशों में इतनी ज्यादा थी कि एक वक्त था जब हमारे बच्चों के टॉयज तक दूसरे देशों से आते थे। आज इंडिया दुनिया को 3500 करोड़ से ज्यादा के टॉयज एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी जो चीजें हम दुनिया से खरीदा करते थे, आज वही दुनिया को बेच रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं हो रही। इंडिया अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनने की तैयारी भी कर रहा है। तो जब हमने ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी, तो हमने सोचा क्यों ना इस इंडिपेंडेंस डे उन 5 इंडियन कंपनीज को देखा जाए जो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड थीम के तरफ तेजी से बढ़ रही है। बेसिकली टॉप 5 एक्सपोर्ट स्टॉक्स ऑफ इंडिया। इनकी ग्रोथ सिर्फ इंडिया की डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं है। इनका सिग्निफिकेंट बिजनेस दुनिया के अलग अलग मार्केट से आता है, और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है, इन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है। इसीलिए ये 5 कंपनीज के बारे में हम एक्टिव इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए। अब इन 5 कंपनीज में से 4 कंपनीज तो फिर भी पता थी, लेकिन आखिरी बिजनेस हमारी रिसर्च टीम तक के लिए चौंकाने वाली चीज थी। तो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टॉप 5 एक्सपोर्ट स्टॉक्स ऑफ 2026 विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचिए, आप ब्राजील की सड़कों पर हैं और अचानक एक पल्सर आपके सामने से निकल जाती है। पल्सर, इंडिया की मोटरसाइकिल ब्राजील में। यस, एंड नॉट जस्ट दिस, KTM पता है ना, वो लेजेंडरी यूरोपियन मोटरसाइकिल ब्रांड, आज उसकी कई बाइक्स यूरोप से नहीं बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होके दुनिया के अलग अलग मार्केट्स में जा रही है। मतलब इंडिया KTM के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो ब्राजील की सड़कों पर पल्सर हो या दुनिया के अलग अलग मार्केट्स में जा रही KTM बाइक्स, इन दोनों के पीछे एक कॉमन इंडियन कनेक्शन है, और वही कनेक्शन है हमारी लिस्ट की पहली कंपनी, दैट इज बजाज ऑटो। एक वक्त में मेनली स्कूटर्स के लिए पहचानी जाने वाली ये इंडियन कंपनी आज एक ग्लोबल मोटरसाइकिल पावर हाउस बन चुकी है। FY26 में डोमेस्टिक मोटरसाइकिल मार्केट शेयर 16.6% से गिरकर 15.6% हुआ, लेकिन ग्लोबली बजाज अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करता रहा। आज बजाज के बिजनेस का 60%, आई रिपीट 60% एक्सपोर्ट से आता है, और कंपनी 100 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। इनमें नाइजीरिया उसके सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है, और ग्लोबल ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लैटिन अमेरिका में बजाज ने लगातार 11 क्वार्टर्स की ग्रोथ देखी है। एशिया मार्केट स्टेडीली एक्सपांड कर रहा है, और ब्राजील अब एक इंपॉर्टेंट ग्रोथ इंजन बन चुका है। ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 60,000 यूनिट्स एनुअली तक बढ़ाने के बाद बजाज सिर्फ 3 सालों में ब्राजील के टॉप 5 मोटरसाइकिल ब्रांड्स में आ गया है। और Q4 FY26 में तो बजाज अपने टॉप 30 एक्सपोर्ट मार्केट्स में इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट डबल पेस से ग्रो हुआ है। यानी जो स्ट्रैटेजी इंडिया के बाहर शुरू हुई थी, वो मल्टीपल मार्केट्स में मोमेंटम पकड़ रही है। अब सवाल है, बजाज इस मोमेंटम को कितना बड़ा बना सकता है? तो इसका जवाब है कि मैनेजमेंट को एक्सपोर्ट्स के डोमेस्टिक ग्रोथ से आगे रहने की एक्सपेक्टेशन है, और कंपनी का टारगेट है कि मंथली एक्सपोर्ट्स 2.2 लाख यूनिट से ऊपर ले जाए। इसके लिए बजाज का प्लान है चाइनीज मोटरसाइकिल मेकर से मार्केट शेयर कैप्चर करना, लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस और डीपेन करना, KTM और ट्रायम्फ का ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपांड करना, और नए प्रोडक्ट्स और नेटवर्क एक्सपांशन के थ्रू अपने EV बिजनेस को ग्रो करना। और ये ग्लोबल स्टोरी सिर्फ बाइक्स और मार्केट्स तक ही नहीं रुकी, फाइनेंशियल्स में भी इसका इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है। FY26 बजाज ऑटो का स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर एवर रहा। रेवेन्यू 58,000 करोड़ क्रॉस कर गया, EBITDA 12,000 करोड़ के पार कर गया, और पैट 9,800 करोड़ क्रॉस कर गया।
लेकिन जब बिजनेस इतना एक्सपोर्ट हैवी हो तो ग्लोबल मार्केट्स की चैलेंजेस भी साथ आती हैं। नाइजीरिया, जो बजाज के बिगेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में से एक है, अभी भी अपने हिस्टोरिकल पीक से नीचे ऑपरेट कर रहा है और करेंसी रिस्क्स भी बने हुए हैं। नाउ केटीएम का टर्न अराउंड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो तभी ग्लोबल प्रॉफिटेबिलिटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट करेगा जब एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रहे। तो एक तरफ बजाज की ग्लोबल एक्सपेंशन स्टोरी है और दूसरी तरफ उसके सामने ग्लोबल मार्केट्स की अनसर्टेनिटी भी है। आज बजाज ऑटो का मार्केट कैप लगभग 3.15 लाख करोड़ है और स्टॉक अराउंड 27 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। दोस्तों, जब कोई ग्लोबल फार्मा कंपनी एक नई मेडिसिन लॉन्च करती है तो बॉक्स पर उसका नाम क्लियरली दिखता है, करेक्ट? लेकिन जो आपको नहीं दिखता है वो है उस मेडिसिन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स यूएस या यूरोप में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर इंडिया की किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बन रहे हो। मतलब दवाई कहीं और उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स इंडिया के। ये कौन बना रहा है? डीवीज लेबोरेटरीज, जो है हमारे लिस्ट की सेकंड स्टॉक। डीवीज का नियरली 89% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जिसमें यूरोप और यूएस मिलकर ऑलमोस्ट 74% एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कमोडिटी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का बिजनेस नहीं है। अराउंड 55% रेवेन्यू कस्टम सिंथेसिस से आता है, यानी ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोप्राइटरी मॉलिक्यूल्स मैन्युफैक्चर करना लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स के अंडर। इसी वजह से डीवीज का एक्सपोर्ट बास्केट कन्वेंशनल इंग्रेडिएंट से मूव करके हायर वैल्यू स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स की तरफ जा रहे हैं। कंपनी ऑलरेडी आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो सीटी स्कैन्स में यूज होता है, कमर्शियलाइज कर चुकी है। अब गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो एमआरआई स्कैन्स में यूज होता है, ग्लोबल कस्टमर्स के साथ रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस में है। साथ ही डीवीज पेप्टाइड्स में भी एक्सपांड कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स ड्रग इंग्रेडिएंट्स जो डायबिटीज और ओबेसिटी ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं। मल्टीपल पेप्टाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स वैलिडेट हो चुके हैं और कंपनी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज मैन्युफैक्चरिंग दोनों को स्केल कर रहा है। लॉन्ग टर्म एम्बिशन इज हाई वैल्यू सेगमेंट के दुनिया के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक बनना। और इंटरेस्टिंगली, मैनेजमेंट के हिसाब से करंट वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से आ रही है। Meanwhile, several customer synthesis molecules phase 2, phase 3 और regulatory approvals के stages में है। मतलब फ्यूचर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का मीनिंगफुल हिस्सा अभी रेवेन्यू में आना बाकी है। इसके बावजूद FY26 रेवेन्यू 11,000 करोड़ क्रॉस कर गया और मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट कर रहा है। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क भी रीऑर्गेनाइज हो रहा है। यूनिट्स 1 और 2 में न्यू जीएमपी रेगुलेटेड कैपेसिटी आने के साथ अर्ली स्टेज केमिस्ट्री और रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग को काकीनाडा के यूनिट 3 प्लांट में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि रेगुलेटेड फैसिलिटीज हायर वैल्यू कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकें। लेकिन एक्सपोर्ट हैवी बिजनेस में रिस्क्स भी काफी होते हैं। सबसे बड़ा मॉनिटरेबल है रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कस्टमर क्वालिफिकेशंस का पेस, स्पेशली कस्टम सिंथेसिस और पेप्टाइड प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन कस्टमर टाइमलाइंस पर डिपेंड करता है। यूएस एफडीए जैसे रेगुलेटर्स के अप्रूवल डिलेज, टाइटर स्टैंडर्ड्स या एडवर्स इंस्पेक्शंस भी ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और टैरिफ्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हाई डिपेंडेंस के चलते इट चेंजेस डिमांड, सप्लाई चेन्स और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट भी कर सकता है। आज डीवीज लेबोरेटरीज का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ है और स्टॉक अराउंड 79 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सोचिए, साउथ अमेरिका के कॉपर माइन में प्रॉब्लम आ गई, और ग्रेड्स गिर रहे थे, प्रोडक्शन स्लो हो रही थी और कन्वेंशनल सोल्यूशन का मतलब था हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स नए इक्विपमेंट पर खर्च करना। लेकिन माइन ने एक कंप्लीटली डिफरेंट सोल्यूशन चूज किया। अहमदाबाद के ओधव से आई एक इंडियन कंपनी को चूज किया, AIA इंजीनियरिंग। AIA ने माइन के मिल लाइनिंग को रीडिजाइन किया और एक नेक्स्ट जनरेशन डिस्चार्ज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिससे थ्रूपुट कम से कम 15% बढ़ गया और पावर कंजम्पशन 15% कम हो गई, वो भी बिना कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए। रिजल्ट इतना कंपेलिंग था कि कस्टमर ने इमीडिएटली सेकंड माइन को भी कन्वर्ट करने का ऑर्डर दे दिया। ये है AIA इंजीनियरिंग की पावर। लेकिन AIA एक्चुअली करती क्या है? कंपनी हाई क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया, मिल लाइनर्स और डायफ्राम्स बनाती है। ये बॉल मिल्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं दोस्तों, जो माइनिंग, सीमेंट और पावर जैसे इंडस्ट्रीज में मटेरियल्स को क्रश और ग्राइंड करते हैं। अहमदाबाद से शुरू हुआ ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आज साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मेजर माइनिंग मार्केट्स में कस्टमर्स को सर्व करता है। और AIA का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ ग्लोबल रीच नहीं है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग दुनिया में कोई और कंपनी सिमिलर इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ऑफर नहीं करता। AIA का मानना है कि बॉल मिल्स के लिए ये कंप्लीट इंटीग्रेटेड सोल्यूशन देने वाली ग्लोबली ओनली कंपनी है। इसे टेक्नोलॉजी एज ने एक्सपोर्ट्स को कंपनी का बिगेस्ट ग्रोथ इंजन बना दिया है।
दोस्तों FY26 में माइनिंग सेगमेंट में टोटल वॉल्यूम्स का अराउंड 62% कंट्रीब्यूट किया विद कस्टमर्स अक्रॉस साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। रुपये के वीक होने का भी कंपनी को बेनिफिट मिला क्योंकि कस्टमर्स को मल्टीपल फॉरेन करेंसीज में बिल किया जाता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मेजॉरिटी इंडिया में है। आज नियरली 65% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और ग्लोबल हाईक्रोम ग्राइंडिंग मीडिया इंडस्ट्री में कंपटीशन भी लिमिटेड है, यानी AIA का बिजनेस डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा ग्लोबल माइनिंग एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और फाइनेंशियल्स भी इसी स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। FY26 में रेवेन्यू 4,355 करोड़ तक पहुंच गया और पैट रिकॉर्ड 1,270 करोड़ रहा। लेकिन एक रिस्क इन्वेस्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। माइनिंग कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स रेडिली अवेलेबल चाहिए होता है, इसलिए AIA को मल्टीपल ज्योग्राफीज में लार्ज इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। साथ ही पेमेंट्स कलेक्ट होने में कई महीने लग सकते हैं, यानी बिजनेस में सिग्निफिकेंट कैश इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में लॉक रहता है, जिससे कंपनी कहीं और डिप्लॉय नहीं कर पाती। वैल्यूएशन की बात करें तो AIA इंजीनियरिंग का मार्केट कैप अराउंड 42,500 करोड़ है और स्टॉक नियरली 33 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड लास्ट स्टॉक्स की। एक वक्त था जब मेड इन इंडिया सुनते ही लोगों के दिमाग में एक चीज आती थी, दैट इज लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन आज मेड इन इंडिया धीरे धीरे इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का सिंबल भी बन रहा है और इस चेंज को ड्राइव करने वाली कंपनीज में से एक है भारत फॉर्ज। 2023 में कंपनी ने एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ATAGS को आर्मेनिया एक्सपोर्ट करके, यानी इंडिया में डेवलप्ड हेवी आर्टिलरी गन सिस्टम की पहली इंटरनेशनल सेल। और आज भारत फोर्ज की नियरली 48% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है विद कस्टमर्स अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कई ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत फोर्ज का एक्सपोर्ट बिजनेस अब सिर्फ ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। आज कंपनी ड्रोन्स के स्मॉल जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम पार्ट्स, आर्टिलरी सिस्टम्स और आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स तक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स जहां स्केल से ज्यादा प्रिसीजन और इंजीनियरिंग मैटर करता है। इसी वजह से एरोस्पेस कंपनी के फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट बिजनेस में से एक बन गया है, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 26% ऑफ नॉन ऑटो एक्सपोर्ट्स। और रिसेंटली एक ग्लोबल एरोस्पेस OEM ने भारत फोर्ज को क्रिटिकल एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए इंडिया का फर्स्ट सप्लायर सिलेक्ट किया। हाँ, ट्रेडिशनल ऑटो बिजनेस भी इंपॉर्टेंट है। FY26 में नॉर्थ अमेरिका के ट्रक मार्केट में इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग की वजह से कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स अफेक्टेड हुए, लेकिन पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि डीपर पेनिट्रेशन ने नॉर्थ अमेरिका की स्लोअर ग्रोथ को कॉम्पेंसेट किया। अब ग्रोथ की कहानी भी बदल रही है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर ग्रोथ को एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स लीड करेंगे। FY26 के एंड में कंपनी के पास नियरली 11,000 करोड़ का एग्जीक्यूटेबल डिफेंस ऑर्डर बुक था और FY27 में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को नियरली 25% ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है, सपोर्टेड बाय एक्सपोर्ट रिकवरी और इन बिजनेस में ऑर्डर एग्जीक्यूशन। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, भारत फोर्ज भी यूरोप में अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है, यानी आने वाले सालों में ये अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल ऑर्डर बुक को मीनिंगफुली एक्सपांड कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स भी ग्रोथ दिखा रहे हैं। FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 11% बढ़कर 16,812 करोड़ हुआ, EBITDA 6,000 बढ़कर 2,921 करोड़ रहा। लेकिन ग्लोबल बिजनेस में डिमांड सिक्लिकल भी होती है। कमर्शियल व्हीकल एक्सपोर्ट्स नॉर्थ अमेरिकन प्रोडक्शन साइकिल से अफेक्टेड हैं और जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस और यूरोपियन स्टील बिजनेस का रीस्ट्रक्चरिंग भी इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल्स हैं। दोस्तों, आज भारत फोर्ज का मार्केट कैप नियरली 1 लाख करोड़ है और स्टॉक अराउंड 92 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लास्ट कंपनी जिसने हमारी रिसर्च टीम को भी सरप्राइज कर दिया। सोचिए, एक कार के अंदर हजारों पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक छोटा सा कंपोनेंट है जो इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर की पावर को व्हील्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है, करेक्ट? अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले सिर्फ 6 सालों में इस क्रिटिकल कंपोनेंट के ग्लोबल मार्केट में एक इंडियन कंपनी का शेयर 4.5 से बढ़कर ऑलमोस्ट 9% हो गया और ये कंपनी है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स यानी सोना कॉमस्टार। कंपनी डिफरेंशियल गियर्स और ड्राइव लाइन कंपोनेंट्स जैसे प्रिसीजन पार्ट्स बनाती है जो व्हीकल की पावर को इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर से व्हील्स तक ट्रांसफर करते हैं। आज इनके प्रोडक्ट्स दुनिया के लीडिंग पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और EV मैन्युफैक्चरर्स में यूज होते हैं। सोना सिर्फ कंपोनेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ड्राइव लाइन सिस्टम्स, ट्रैक्शन मोटर्स, डिफरेंशियल असेंबलीज, सेंसर्स और सॉफ्टवेयर जैसे हाईली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है जो दुनिया के बड़े ऑटोमोटिव OEMs को सप्लाई करते हैं। FY26 में सोना के टोटल 4,475 करोड़ रेवेन्यू में से अराउंड 2,180 करोड़ यानी नियरली 49% इंटरनेशनल मार्केट से आया। ये एक्सपोर्ट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया तक स्प्रेड है।
लेकिन सोना की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी खुद को अब सिर्फ ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि इंटेलिजेंट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में भी पोजीशन कर रहा है। पिछले डेकेड में रेवेन्यू 10x से ज्यादा ग्रो हुआ और अब कंपनी इसी जर्नी को सोना कॉमस्टार 2.0 के थ्रू रिपीट करना चाहता है, ऑटोमोबाइल्स के बियॉन्ड रेलवेज, रोबोटिक्स और फिजिकल एआई में एक्सपांड करके। और इसका मोमेंटम फाइनेंशियल्स में भी दिख रहा है। FY26 में रेवेन्यू 26% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 4,475 करोड़ हुआ, while adjusted PAT 11% बढ़कर 670 करोड़ रहा। इस ग्रोथ के बीच कंपनी अग्रेसिवली न्यू टेक्नोलॉजीज और फ्यूचर मोबिलिटी सेगमेंट्स में इन्वेस्ट भी कर रहा है। इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इलेक्ट्रिफिकेशन। Q1 FY27 में ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रेवेन्यू का अराउंड 44% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आया और कंपनी के 24,000 करोड़ ऑर्डर बुक का नियरली 64% ईवी प्रोग्राम से लिंक्ड भी है, यानी आने वाले सालों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि ट्रैक्शन मोटर्स और ड्राइव लाइन सिस्टम्स जैसे ईवी प्रोडक्ट्स में कन्वेंशनल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन में हायर वैल्यू एडिशन होता है, ये कंपनी के की प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइवर्स में से बने रह सकते हैं। इस पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सोना ने जापान की डेंसो, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट कंपनी है, के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इसमें 2 जॉइंट वेंचर्स हैं। पहला 2 और 3 व्हीलर्स के लिए ईवी ट्रैक्शन मोटर्स और कंट्रोलर्स मैन्युफैक्चर करेगा। इस मार्केट में सोना के पास ऑलरेडी नियर 25% मार्केट शेयर है। दूसरा, डेंसो की टेक्नोलॉजी का यूज करके 4 व्हीलर्स के लिए हाई वोल्टेज ट्रैक्शन मोटर्स डेवलप करेगा। दोनों वेंचर्स इनिशियली इंडिया पर फोकस करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ये ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स भी बन सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो रीसेंट टैरिफ अनाउंसमेंट्स के बावजूद कंपनी को एक्सपोर्ट्स पर मीनिंगफुल इंपैक्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैनेजमेंट के मुताबिक प्रीवियस टैरिफ हाइक्स लार्जली इंपोर्टर्स ने एब्जॉर्ब किए थे, सप्लायर्स ने नहीं, और इनिशियल असेसमेंट के हिसाब से इस बार भी सिमिलर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ रिस्क्स भी हैं। ग्रोथ काफी हद तक ईवी प्रोग्राम्स और लार्ज ऑर्डर बुक की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती हैं। साथ ही कस्टमर कंसंट्रेशन भी रिलेटिवली हाई है। टॉप 5 कस्टमर्स अराउंड 50% टॉप लाइन कंट्रीब्यूट करते हैं। आज सोना कॉमस्टार का मार्केट कैप अराउंड 47,500 करोड़ है और स्टॉक नियरली 61x PE पर ट्रेड कर रहा है। यानी इन्वेस्टर्स सोना को सिर्फ आज के ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस के लिए नहीं, उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल के लिए वैल्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन 5 कंपनीज की जर्नी देखने के बाद एक बात तो बहुत क्लियर है, इंडिया की एक्सपोर्ट स्टोरी अब सिर्फ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की स्टोरी नहीं रही। ब्राजील के रोड्स पर चलती इंडियन मोटरसाइकिल से लेकर यूरोप के कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल मॉलिक्यूल्स, साउथ अमेरिकन माइंस के एडवांस ग्राइंडिंग सॉल्यूशंस, ग्लोबल मार्केट्स के डिफेंस और एरोस्पेस प्रोडक्ट्स और नेक्स्ट जनरेशन ईवी टेक्नोलॉजीज तक, इंडियन कंपनीज अब ग्लोबल वैल्यू चेन में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रही बल्कि उसमें ऊपर भी जा रही है। और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि जो कंपनी सक्सेसफुली ग्लोबल मार्केट्स में अपनी जगह बना पाती हैं, उनकी ग्रोथ सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी तक लिमिटेड नहीं रहती, वो एक साथ मल्टीपल इकोनॉमीज की ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं। ऑफ कोर्स हर कंपनी के अपने अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स भी होते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर करें। इसी नोट पर आपको और आपके परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.